नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटाबाग पहुंचे। ऐसे में उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उसके बाद सीएम धामी ने घोड़ा लाइब्रेरी, पहाड़ पचवान महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धियों को गिनवाया। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। और इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में ये सभी योजनाएं आने वाले समय में विकास के लिए, सुविधा की दृष्टि से बहुत सहायक होंगी और इससे आम जन का जीवन अच्छा होगा उनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा शुरू की। एक नवाचार था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस यात्रा में सम्मिलित हुए और इससे पहले 30 नवंबर के अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत विस्तार से हमारे राज्य में शीतकाल में होने वाली यात्राएं, यहाँ का अच्छा मौसम, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की अच्छी धूप, उसके बारे में और हाई एल्टीट्यूड में होने वाले मैराथन के बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। और वो स्वयं मुखवा हर्षिल आकर उस यात्रा का हिस्सा बने थे। तो निश्चित रूप से उनके अपने कार्यक्रम में शामिल करने से मन की बात में देश और दुनिया के लोगों को यहाँ की शीतकाल की महत्ता, यहाँ की विशेषता और मौसम के बारे में जानकारी हुई। तो बड़ी संख्या में आज यात्री यहाँ आ रहे हैं, तीर्थ यात्री भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं और शीतकाल के लिए पूरा राज्य हमारा तैयार है। हम राज्य के स्तर से भी वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल, एक जिला एक मेला, इसको उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही नैनीताल जनपद में भी विंटर कार्निवल का इसका आयोजन किया गया। मैं उत्तरकाशी जनपद के बहुत सीमांत क्षेत्र में सांकरी में गया था, वहाँ पर भी सांकरी महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के हर ज़िले में कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर पर्यटकों को और बुलाया जा सके, उनको आकर्षित किया जा सके, उनको यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताया जा सके। ये सब हमारे राज्य के अंदर 12 महीने लोगों को काम मिले, पर्यटन सुनिश्चित हो। यानी कि 6 महीने पहले, चूँकि शीतकाल में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो बंद हो जाते थे, उनका कारोबार भी बंद हो जाता था, अब उनका 12 महीने कारोबार चलेगा। राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था का राज है और पूरी तरह से कहीं भी कोई भी कानून तोड़ेगा, कोई भी कानून को नहीं मानेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। देवभूमि उत्तराखंड बहुत शांत प्रिय राज्य है। यहाँ पर लोग आपस में भी बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार, अतिक्रमण करने का अधिकार, किसी भी प्रकार की खराब चीज़ें करने का किसी को अधिकार नहीं है। आज कोटाबाग के जमीन पर पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ है और करीब 100 करोड़ के शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं और बहुत सी पाइपलाइन में है। मतलब हम संतुष्ट हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और आगे आने समय में भी बहुत अच्छे काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। सबसे बड़ा विषय जो था वो डिग्री कॉलेज का था, जो पिछले 4 सालों से लटका हुआ था। छुट्टी का दिन होते हुए भी मैं शनिवार को महामहिम राज्यपाल के पास मिलने गया, जबकि कोई काम नहीं था दिया, केवल इसी विषय के लिए गया और वहां से फाइल मैंने महामहिम साहब से कह के निकलवाई और उसका जीओ हो गया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कोटाबाग क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि भाबर के लिए है कि एग्रीकल्चर पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। डिग्री कॉलेज में विशेष खुल गया।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 51 स्थित डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में पीएम मोदी का मन की बात का 129वां संस्करण सुना। इस अवसर पर उनके साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता मौजूद रही। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए एक सशक्त प्रेरणा स्रोत है। घोषणा जहां कुछ ऐसे विषयों की जानकारी भी जो उनको नहीं होती है, जैसे हमारे आज़ादी के शहीद जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, वहीं उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि एंटीबायोटिक का बिना डॉक्टर के सलाह के लेना कितना घातक होता है। वहीं अपनी भाषा के प्रति उन्होंने कन्नड़ भाषा को उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अपनी भाषा का भी जानकारी होनी चाहिए, और विशेषकर यह एपिसोड युवाओं पर फोकस था, क्योंकि 12 तारीख को युवा दिवस भी आ रहा है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि मन की बात अवश्य है। मन की बात में ऐसे ऐसे विषयों की जानकारी हमें मिलती है जो हमें नहीं होती है। यही कारण है कि आज दिन पर दिन मन की बात इतना लोकप्रिय हो रहा है कि आज हर व्यक्ति अपना समय निकालकर आधे घंटे प्रधानमंत्री की मन की बात सुनता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि सरकार की जन जन के द्वार योजना के तहत सीमांत जिलों चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में एक बार फिर समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में 23 विभागों की सरकार की सीधे जनता के सामने लाया जाएगा, ताकि लोगों को समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। अभी जो कुछ सीमांत और जनपद हैं, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, इन सभी जनपदों में एक बार पुनः समीक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और जो मुख्य रूप से सरकार का जन जन द्वार, सरकार जो जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में 23 विभाग, पूरी सरकार स्थानीय जनता के विषयों के समाधान के लिए जो जा रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसको धरातल पर उतारने का ये कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि स्थानीय जनता उसका खूब लाभ ले रही है। नैनीताल में न्यू ईयर के पहले से ही पर्यटकों की खास आमद के चलते पुलिस प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है, जिसके चलते पर्यटकों को शटल सेवा के जरिए शहर में भेजा जा रहा है। वाहनों की संख्या बढ़ने और पार्किंग स्थल पैक होने पर पुलिस ने बिना पार्किंग वाले होटलों में बुकिंग वाले पर्यटकों को वाहन को अस्थायी पार्किंग स्थलों पर रोकना शुरू कर दिया है, जहां से पर्यटकों को शटल से नैनीताल भेजा जा रहा है। ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। इसमें जो प्रथम चरण था, इसमें अंदर की अगर पार्किंग फुल हो जाती है शहर के अंदर, तो शटल के माध्यम से नैनीताल शहर के अंदर प्रवेश देना था। इस क्रम में रूसी 1 और रूसी 2 पे वाहनों को रोक कर वहाँ पार्क कराया जा रहा है और शटल के माध्यम से ही नैनीताल शहर में प्रवेश दिलाया जा रहा है। इसी तरह से कैंची में जो शटल सेवा है वो सैनिटोरियम और भीमताल से प्रारंभ की गई हैं
आप सभी से अनुरोध है, जो भी कैंची धाम और नैनीताल घूमना आना चाह रहे हैं वो इन स्थानों पर अपने वाहनों को पार्क करें और इसके बाद शटल के माध्यम से ही नैनीताल शहर में और कैंची धाम में दर्शन हेतु जाएं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डॉक्टर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उप जिला चिकित्सा रुड़की में तैनात मेडिकल अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह ने सप्लीमेंट्री मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाने के नाम पर मांगे पीड़ित से 30,000 रुपए, जिसकी शिकायत मिलने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चंपावत वन विभाग परिसर में प्रभात दिवस का आयोजन मुख्य वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें वन विभाग के अधिकारी और वन पंचायत सरपंच शामिल हुए। इससे पहले मुख्य वन संरक्षक ने NHPC के टनकपुर पावर स्टेशन का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने से सहयोग की अपील की है और लोगों की समस्याएं सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। एक प्रभाग्य दिवस का एक सिस्टम हमने शुरू करने जा रहे थे एक्सक्लूसिवली वन विभाग के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि EDC और तहसील दिवस में तो वन विभाग का योगदान होता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली वन विभाग के लिए टाइम देने के लिए हमने ये एक नया प्रक्रिया शुरू किया है। प्रत्येक महीने का जो लास्ट सैटरडे है तो उसी दिन इसको करने के लिए हमने आज से प्रयास हमने शुरू कर दिया। और ये जो अच्छा कार्यक्रम जो हुआ है आज चंपावत से, आज हमारा पूरा एंटायर उत्तराखंड में भी प्रभाग्य दिवस कुछ काल मनाया गया था और कुछ आज भी मनाया जा रहा है। तो इसमें हमने कोशिश किया है कि जो हमारा ग्राम पंचायत है, वन पंचायत है, ग्राम सभाएं हैं, हमारा विभिन्न प्रकार की गांव जो है जंगल के आसपास, उनका विभिन्न प्रकार समस्या का समाधान वन विभाग किस प्रकार का कर सकता है। तो हमने सुझाव एवं उसके साथ साथ शिकायत भी प्राप्त करने के लिए लोगों को हमने अनुरोध किया। आज काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आए थे और हमारे पास काफ़ी अच्छा सुझाव भी मिला, जैसे वन विभाग लोकहित में क्या कर सकता है, तो उसके हिसाब से आपने काम को उसी हिसाब से हमने डिजाइन कर सकते हैं। ऋषिकेश गुमानीवाला क्षेत्र में भूमि नपाई को लेकर लोगों का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। जैसे ही वन विभाग की टीम भूमि की नपाई के लिए मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने गुमानीवाला मनसा देवी फाटक को घेर लिया। विरोध प्रदर्शन के चलते मनसा देवी फाटक पर बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन करीब 4 घंटे तक खड़ी रही। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। था 22 दिसंबर का, तो उसके क्रम में पशु लोक सेवा समिति की जो लैंड थी उसमें जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो है आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितनी वेकेंट लैंड है रेजिडेंशियल हाउसेस को छोड़ते हुए तो उनको जो है अपने पोजीशन में ले लिया जाए। तो इसी क्रम में हमने जो है डिफरेंट टीम्स का गठन किया था और टीम्स द्वारा जैसा उन्होंने बताया है कि कार्रवाई जो है पूर्ण कर दी गई है और उसमें अब हम लोग जो है डाटा कंपाइलेशन और जो माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिपोर्ट फाइल होनी है कंप्लायंस रिपोर्ट, तो उसके क्रम में कार्रवाई कर रहे हैं। अब विरोध देखने के लिए मिल रहा है, अब किस तरीके से मिलता है? देखिए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो स्पष्ट है, तो जो है सभी को स्पष्ट निर्देश जो है बताया भी गया। और क्योंकि इसमें जो भी रिव्यू या कुछ भी होता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के में ही जो है उसको किया जा सकता है, तो उसी से जो है सबको अवगत भी कराया जा रहा है। सब न्यायालय का पालन करवा रहे हैं। अब ये जो प्रदर्शनकारी ये मांग क्या रख रहे हैं आपके सामने?
जी इनसे कुछ ज्ञापन जो है हमको प्राप्त हुए हैं, तो उनको भी जो है हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे और जो सक्षम फोरम होगा उनके समक्ष उसको रखा जाएगा। चुनाव से पहले करीब कितने महीने भी आपने अपने अभी हमारी जो डिफरेंट टीम्स बनी थी उनका डेटा कंपाइलेशन होगा, उसके बाद ही हम जो है एग्जैक्ट डेटा जो है बता पाएंगे। नैनीताल में न्यू ईयर के पहले से ही पर्यटकों की खासा आमद के चलते पुलिस प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है, जिसके चलते पर्यटकों को शटल सेवा के जरिए शहर में भेजा जा रहा है। वाहनों की संख्या बढ़ने और पार्किंग स्थल पैक होने पर पुलिस ने बिना पार्किंग वाले होटलों में बुकिंग वाले पर्यटकों के वाहनों को अस्थायी पार्किंग स्थलों पर रोकना शुरू कर दिया है, जहां से पर्यटकों को शटल सेवा से नैनीताल भेजा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता सुनील बोरा से। सुनील, जिस तरीके से नया प्लान लागू कर दिया गया है और अब शटल सेवाओं से लोगों को आगे भेजा जा रहा है, कोई अंतर देखने को मिला है ट्रैफिक व्यवस्था में? क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? स्थिति जो नैनीताल शहर की बात करें तो जो नैनीताल शहर में जाम की जो स्थिति बनी रहती थी और गाड़ियां के चलती थी और पार्किंग की तलाश में जो पर्यटक घूमने के लिए जो आए होते थे और वो सिर्फ में बैठ के पार्किंग ढूंढते रह जाते थे, ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है और रोड काफी खुली हुई है और ट्रैफिक एकदम शांत चला हुआ है शहर के अंदर। और अगर बात करें पार्किंग की तो पार्किंग लगभग है और दोनों पार्किंग फुल होने के बाद जो जहाँ पे वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी वहाँ पे गाड़ियों को रोका जा रहा है, चाहे रूसी बाईपास हो, भंवाली हो और नारायण नगर हो, इन जगहों पे रोका जा रहा है और शटल के माध्यम से पर्यटकों को नैनीताल भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल सुनील, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन की अनुमानित क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट है। हालांकि वर्तमान में केवल एक छोटा हिस्सा यानी कि 4,000 से 4,300 मेगावाट ही उपयोग में लाया जा रहा है। सरकार बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। वहीं अगर आपके घर पर विभाग का 2,000 रुपये भी बकाया हो जाता है तो विभाग बिजली कनेक्शन काट देता है, लेकिन बड़े बकायादारों पर विभागीय अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में बिजली विभाग की कार्यशैली फिर से सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि विभाग की दोहरी नीति पर आरोप है। उत्तराखंड वासियों पर अगर 1,000 रुपए का बिजली बकाया भी हो जाए तो विभागीय अधिकारी घर पहुंच जाते हैं और बिजली काट देने की धमकी देने लगते हैं। वहीं सरकारी विभागों पर कार्रवाई करने में विभाग के हाथ कांपने लगते हैं। देखिए, नियम सबके लिए बराबर होते हैं, उसमें छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता। उसमें उपभोक्ता में और सरकारी दफ्तरों में या संस्थानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। नियम सबके लिए होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो सरकारी विभाग है, पब्लिक डीलिंग वो लोग भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी मोहलत दी जाती है, लेकिन बिल तो उनको भी पे करना होता है, उनको भी बिल चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे एक आम उपभोक्ता को अपना बिल चुकाना पड़ता है 1 महीने का या 2 महीने का, तो ऐसे ही हमारे सरकारी विभागों को भी बस उनका बिल थोड़ा ज्यादा आता है तो वो जरा ज्यादा दिखाई देता है 2 महीने या 4 महीने का, तो इसलिए थोड़ा सा अमाउंट में ये फर्क हो सकता है, लेकिन नियमावली सबके लिए बराबर है। बीजेपी सरकार के अलग अलग विभागों का बिजली विभाग का कितना बकाया है, सटीक आंकड़ा भी कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन अनुमान के मुताबिक विभिन्न सरकारी विभागों पर लंबित बिजली बिलों की राशि लगभग 446 करोड़ से भी अधिक है। कुछ समय पहले ही उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल ने दावा किया था कि 1,340 करोड़ और 96 लाख रुपए का घाटा हुआ है। तो फिर वसूली क्यों नहीं की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। सरकार के ऊपर आरोप लगाना या विभागों के ऊपर आरोप लगाना कि जी ऊर्जा विभाग लोगों से या संस्थानों से या जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनसे अपना बिल नहीं ले पा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। और क्योंकि हर विभाग का अपना एक शेड्यूल होता है और उसके तहत वो अपने बिल को जमा करने का काम करता है। अगर ऐसा कहीं है कोई अगर नहीं कर रहा है बहुत लंबे समय से, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। यूपीसीएल राज्य में अपने 29 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहा है।
जिसमें लगभग 4.64 लाख उपभोक्ता बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कुल घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 17% है। इन सब के बीच यूपीसीएल के ऊर्जा निगम बोर्ड ने बिजली दरों में लगभग 16.23% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव अब उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा। दरों में वास्तविक वृद्धि तभी होगी जब आयोग इसे सार्वजनिक सुनवाई और समीक्षा के बाद मंजूरी देगा। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। उत्तराखंड में बिजली विभाग का दोहरा रवैया देखने में आ रहा है। एक ओर जहां आम आदमी का 2-3 हजार रुपए का बिजली बिल भी अगर बकाया रह जाता है तो तत्काल लिस्ट लेकर के सरकारी कर्मचारी उसके घर पहुंचते हैं और बिजली विभाग के लोग तत्काल उसके घर की बिजली काट देते हैं और कई प्रकार से उनका उत्पीड़न करने का काम करते हैं। दूसरी ओर एक रिपोर्ट आ रही है कि सरकारी विभागों का 45 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, लेकिन वो विभाग उस बिजली बिल को भरने की जहमत नहीं उठा रहे हैं और बिजली विभाग भी कुंभकर्णी निंद्रा में सोया हुआ है। आखिर ये दोहरा रवैया इस प्रदेश में क्यों चल रहा है? आम आदमी को जहां सरकार उत्पीड़न करने का काम करती है, वहीं सरकारी विभागों को माफी पर माफी दी जा रही है। ये नहीं चलना चाहिए। आम आदमी की परेशानी को भी समझा जाना चाहिए। आम आदमी को भी जो है इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।